क्या होता है, किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है। तो चार्ज वगैरह पे तो क्वेश्चन हम पूरा अच्छे तरीके से करा चुके थे। कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन नहीं कराए थे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं कराए थे। तो आज पहले उस इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद जो है आगे हम बढ़ेंगे पोटेंशियल पे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, आप ही लोग को बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हम पढ़ा रहे हैं आप लोग मस्ती में ऐसे करके देख रहे हैं, मतलब कॉपी कलम निकाल के क्वेश्चन अच्छे से बनाइए। क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद सॉल्व करिए। नहीं तो क्वेश्चन मत लिखिए, लेकिन जब सॉल्व करा रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके कम से कम सॉल्व कर लीजिए। अगर आपका आंसर मिल जाएगा तो उसके बाद में वीडियो खत्म होने के बाद पीडीएफ जो चाहता है उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ए सिस्टम containing 6 चार्ज 1 कूलम 2 सॉरी 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। एक चीज आपको पता है, ये जो होता है इसका मतलब होता है माइक्रो। जैसे ये होता है स्मॉल एम, इसका मतलब मिली होता है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। एक होता है कैपिटल एम, इसको बोलते हैं मेगा। मेगा का मतलब होता है 10⁻⁻6। अब ये है क्या, आप लोग को थोड़ा सा डाउट जरूर होगा कुछ बच्चों को कि ये माइक्रो मिली मेगा है क्या। जैसे कह देगा कि इस पेन का लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटी को कन्वर्ट करते हैं मीटर में तो क्या लिखते हैं, 10⁻⁻² मीटर लिखते हैं। मतलब 50 सेंटीमीटर बराबर 50 गुना 10⁻⁻² मीटर। उसी तरह अगर 50 माइक्रोमीटर है तो इसका मतलब होगा 50 × 10⁻⁻6 मीटर, क्योंकि माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। उसी तरह चार्ज दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलम, इसका मतलब 1 × 10⁻⁻6 कूलम चार्ज का वैल्यू है। बस सिंपल यही बात है, माइक्रो मिली में इतना कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक वैल्यू है, याद रख लीजिए। आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो कॉपी में साइड में, कॉपी के छत पे जो ऊपर में रहता है डेट लिखा हुआ, वहां पे आप लोग लिख सकते हैं। डेट मतलब तारीख वाला डेट, वैसा वाला डेट नहीं। तो इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ए सिस्टम कंटेनिंग 6 चार्ज। एक सिस्टम है, मान लेते हैं एक सिस्टम है, सिस्टम में 6 चार्ज है। पहला है 1 माइक्रोकूलम, दूसरा है 2 माइक्रोकूलम, तीसरा है 3 माइक्रोकूलम, लेकिन -3 है तीसरा, देख लीजिए। देखिए +1 है तो प्लस नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन -1 है तो हमको माइनस लिखना पड़ेगा। तीसरा क्या है, -3 माइक्रोकूलम। चौथा है 4 माइक्रोकूलम। पांचवा है -5 माइक्रोकूलम। छठा है 6 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज है। द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है। तो टोटल चार्ज क्या है, कल ही बताए थे, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। टोटल चार्ज पूछ रहा है तो सबको जोड़ देंगे। तो एक, एक दो तीन चार सात छह, 13 माइक्रोकूलम प्लस में है, और माइनस में कितना है, 3 5 8, तो -8 माइक्रोकूलम। तो कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। सिस्टम का चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकूलम। तो ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है 5 माइक्रोकूलम, सेकंड ऑप्शन है -5 माइक्रोकूलम। तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 1। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 5 माइक्रोकूलम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा आंसर। चलिए समझ में आ गया, कितना आसान क्वेश्चन था। इसी तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट आके आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है। अभी हम वैल्यू चेंज हो सकता है, मान लीजिए यहाँ 1 है 2 है तो क्वेश्चन में एग्जाम में कुछ और भी रहेगा, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है और आ सकता है। बहुत बार आया है, ऐसा नहीं कि एक बार आया है, बहुत बार आया है। देखिए अब अगला है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2 कूलम चार्ज। देखिए फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। देखिए हम क्या करते हैं, कोई भी फॉर्मूला लिखाने से पहले समझाते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूला बना। तो अगर आप समझ गए तो बहुत बढ़िया बात, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो क्या कर सकते, फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और दिया क्या है। देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2 कूलम ऑफ चार्ज। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 कूलम चार्ज में, 2 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप लोग को एक कल फॉर्मूला बताए थे, किसी भी चीज को चार्ज करना है तो या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन देते थे तो कितना इलेक्ट्रॉन देते थे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो बताए थे ना चार्ज कितना होता था, एन ई होता था ना।
किसी भी चीज का चार्ज कितना होगा, 1 ही होगा, 2 ही होगा, 3 ही होगा, 4 ही होगा। तो Q इक्वल टू एन वाला फॉर्मूला बताए थे। अब क्वेश्चन में ई पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन पूछ रहा है। क्वेश्चन में ही पूछ रहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। प्रेजेंट इन 2 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कितना दिया, 2 कूलम दिया हुआ है, और एन पूछ रहा है, और ई क्या होता है, ई तो हम बता ही नहीं थे। लग रहा होगा आप लोग को भी बता ही नहीं थे, लेकिन कल बताए थे ना, ई का वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब माइनस नहीं लगाते क्योंकि नंबर निकालना है, तो माइनस नहीं लगाएंगे। एन कितना हो जाएगा, 2/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये -19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2 इंटू 10⁻+19 बाय 1.6। अब पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आएगा। अब देखिए आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में से ऑप्शन को देख के आंसर निकाल देना है। अब ऑप्शन क्या है, 6.25, 6.25, 1.25, 1.25, ऐसा ही कुछ ऑप्शन है। इधर 10 पर पावर 17 है, ये देखिए 1017 नहीं है, टाइपिंग में थोड़ा एरर है, 10 पर पावर 17 है, ये 10 पर पावर 19 है। तो ये आप लोग थोड़ा समझ जाइए, ठीक। अब देखिए, अब हमको निकालने नहीं आता है, जोड़ने घटाने गुणा भाग करने आता है नहीं भी आता है, तो हम भी फिर भी आंसर निकाल सकते। देखिए अब 20 को 16 से भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा, कभी 6 आ पाएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा नहीं। 20 को 16 से भाग देंगे तो एक से ज्यादा, 16 एकम 16 होता है, 16 दूना 32 होता है, तो मतलब एक से ज्यादा होगा। तो एक से ज्यादा और दो से कम होगा, तो एक से ज्यादा दो से कम में तो यही दो ऑप्शन है ना, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। अब बचा पावर में, क्या होगा, तो पावर में जो है वही होगा। पावर में क्या, 10 पर पावर 19 है, 10 पर पावर 19 वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और नहीं तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो क्या होगा, 20/16 इंटू 10 पर पावर 19 होगा, तो 20/16 करिएगा तो 1.25 आता है, इंटू 10⁻19। ये हो जाएगा अपना आंसर। हो गया, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, इसको हम ठीक कर देते हैं। द यूनिट ऑफ पूछ रहा है एप्सिलॉन नॉट। इसका यूनिट पूछ रहा है, इसका यूनिट कल हम क्लास में ही बताए थे आप लोग को कैसे निकालना होता है। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था बताइए तो, K Q1 Q2/r², ये होता था ना। के क्या होता था, के का वैल्यू क्या होता था, जल्दी आप लोग बताइए। के का वैल्यू क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता था। अब एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/4 पाई, और एफ इधर आ जाएगा, एफ इंटू Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालने के लिए इस सब का यूनिट लिखेंगे, तो Q1 Q2 का यूनिट क्या होता है, Q क्या है, चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम। अब यहाँ पे दो चार्ज है, Q1 भी है और Q2 भी है, तो दो चार्ज है तो मतलब कूलम को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, कूलम स्क्वायर हो जाएगा बाय फोर। फोर का तो कोई यूनिट नहीं होता, फोर एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है। फोर और पाई का यूनिट नहीं होता, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और आर स्क्वायर का यूनिट मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर का यूनिट क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। यूनिट वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, जिसको अभी तक ये सब चीज क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि बेसिक में सब कुछ अच्छे तरह से पढ़ाए हुए हैं। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में देखिए कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कौन सा है, कूलम पर न्यूटन मीटर है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। कूलम स्क्वायर है तो ये भी नहीं, कूलम स्क्वायर ही, हाँ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी नहीं होगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अच्छे से देख लीजिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को भी, बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आसान है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में डायरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अगला देखिए, कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बिकम डबल। अब देखिए कह रहा है कि दो चार्ज है, ठीक, दो चार्ज है, एक को मान लेते हैं Q1, एक को मान लेते हैं Q2। इस दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं R। ये हम पहले से माने हैं। अब हम क्यों माने, हमको कैसे पता चला क्या मानना चाहिए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, पता चल जाएगा कब क्या मानना चाहिए।
तो कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बिकम डबल, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो चार्ज के बीच का दूरी डबल हो जाता है। तो डबल कब होगा? जब कुछ ना कुछ दूरी रहेगा तभी तो डबल होगा। तो क्या दूरी है हम पहले से मान लिए ये। अब है कि इस दोनों के बीच का दूरी डबल हो गया, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो अगर दो चार्ज के बीच का दूरी को दो गुना कर देंगे तो उस दोनों के बीच का फोर्स कितना गुना बढ़ जाएगा? क्वेश्चन हिंदी में भी पढ़ते हैं। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो उसके बीच की स्थिर वैद्युत बल बन जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? अब देखिए फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2/r²। पहले का फोर्स ये है। अब जब इस दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, दोगुना हो गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। जब इस दोनों के बीच का दूरी डबल हो गया तो इस दोनों के बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, के Q1 Q2/2r² यही होगा ना। जब डिस्टेंस डबल होगा तो आर की जगह 2r लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, के Q1 Q2/4r² आएगा। अब एक बार इसको देखिए और एक बार इसको देखिए, कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा है? देखिए हम आपको दिखाते हैं, अगर दिख रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिख रहा है तो हम दिखाते हैं। देखिए के Q1 Q2/r² यहाँ भी है और के Q1 Q2/r² यहाँ भी है। तो मतलब के Q1 Q2/r² को यहाँ फोर्स बोल रहे हैं, एफ बोल रहे हैं, तो यहाँ भी के Q1 Q2/r² को एफ ही बोलेंगे। तो क्या बोल देंगे, एफ, और नीचे एक फोर है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 गुना हो गया, या फिर चार चार गुना छोटा हो गया, या फिर 1/4 गुना बड़ा हो गया, दोनों सेम बात है। मतलब फोर्स जो है 1/4 गुना हो गया, तभी तो F/4 हुआ। 1/4 गुना हो गया, कौन सा ऑप्शन होगा? पहला है 2 गुना, गलत। दूसरा है 4 गुना, गलत। तीसरा है 1/4 गुना, और चौथा है 1/2 टाइम्स। तो 1/4 टाइम्स वाला सही हो जाएगा, आंसर को क्या हो जाएगा, 1/4 बार। क्लियर हो गया? चलिए इसको भी लिख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टू चार्ज Q1 एंड Q2, स्क्वायर नहीं है, टू चार्ज Q1 एंड Q2। टू चार्ज Q1 एंड Q2 और आर आर डिस्टेंस पर, मतलब दो चार्ज, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। ये जो दोनों जो है आर डिस्टेंस दूरी पे, मतलब दोनों के बीच का दूरी आर डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक्टिंग ऑन देम। मतलब क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। अब बोल रहा है कि ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स का रेशियो पूछ रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन में जो पेन भी उठाने का जरूरत नहीं है। कल बताए थे ना कि जितना फोर्स ये Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा। जब फोर्स सेम है तो रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। अब इसको, जिसको समझ में आ गया वो आ गया होगा, जिसको नहीं आ गया उसके लिए बता देते हैं। Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा, के Q1 Q2/r²। Q2 Q1 पे कितना लगाएगा बताइए, के Q1, यहाँ पहले Q2 लिख दीजिए, Q2 Q1/r²। ये फोर्स लगाएगा, Q1 लगाएगा, और ये फोर्स क्या लगाएगा, Q2 लगाएगा, किस पे, 1 पे लगाएगा। और ये Q1 देखिए, Q1 जो है Q2 पे इतना फोर्स, Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा इतना, और Q2 जो है Q1 पे फोर्स लगाएगा इतना। अब पूछ रहा है कि दोनों का रेशियो, तो F फोर्स Q12 बाय फोर्स ऑफ Q21 क्या होगा, इस दोनों को डिवाइड करिए, के Q1 Q2/r², डिवाइड करेंगे के Q2 Q1/r²। दोनों तो बात सेम है, दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1/1। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। यहाँ बीच में इस टू का साइन, 11 नहीं है, 1:1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, तो ऑप्शन नहीं दिया है तो 4 ही हो जाएगा। चलिए क्लियर है, इसको लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो है, अब जो टॉपिक पढ़ाए थे उस पे सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, और भी एक क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे। लेकिन जो है अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बहुत सारा शेप के लिए, उसके बाद जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले जो है आप लोग को कुछ बताते हैं, होता है ना कि कोई चीज समझने से पहले कुछ चीज का आना जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारा शेप के लिए निकालने से पहले आपको लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये सब आना चाहिए। अब ये सब है क्या, बहुत आसानी तरीके से आपको समझा। देखिए डेंसिटी आप पढ़े हैं, डेंसिटी आप लोग डेंसिटी पढ़े हैं, डेंसिटी यानी कि घनत्व पढ़े हैं ना, मास बाय वॉल्यूम। कोई भी डेंसिटी बोलता है तो आपके दिमाग में क्या आता है, मास बाय वॉल्यूम। मतलब कि डेंसिटी सिर्फ यही नहीं होता है। जैसे मानिए कोई आपको 5 बोला तो आपके दिमाग में क्या आएगा, +5 आएगा ना। लेकिन असली में तो +5 भी हो सकता है, -5 भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहले से सब कोई बैठाया गया है कि 5 का मतलब +5, तो उसी तरह हम मान लेते हैं +5। उसी तरह डेंसिटी का मतलब हम लोग के दिमाग में बैठाया गया है कि मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अगर कहीं भी कोई भी डेंसिटी बोलेगा तो आपको मानना है मास बाय वॉल्यूम। लेकिन स्पेशल बोलेगा, जैसे मानिए कोई बोलेगा 5 तो आपको क्या मानना है, +5। अगर स्पेशल बोलेगा कि -5 तब तो आप माइनस मानिएगा। उसी तरह डेंसिटी सिर्फ बोलेगा तो इसका मतलब क्या है, मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब मास डेंसिटी का बात कर रहा है। लेकिन कोई बोलेगा चार्ज डेंसिटी बताइए, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज बाय वॉल्यूम। अगर सिंपल डेंसिटी बोल रहा है इसका मतलब मास डेंसिटी का बात कर रहा है। नॉर्मल अगर कोई और डेंसिटी उसको बोलना होगा तो मेंशन करेगा। ऐसे अगर जैसे देखिए चार्ज डेंसिटी बोलना होगा, चार्ज डेंसिटी बोलना होगा तो वो बताएगा कि चार्ज डेंसिटी बताइए, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज बाय वॉल्यूम। इतना समझ में आया। डेंसिटी का मतलब मास बाय वॉल्यूम, लेकिन कोई और डेंसिटी बोलेगा तो, अगर चार्ज डेंसिटी बोला तो चार्ज बाय वॉल्यूम, कुछ और बोलेगा तो वो रख देंगे ऊपर में। अब देखिए डेंसिटी में होता क्या है कि आप लोग नीचे में वॉल्यूम ही रखते हैं, हमेशा क्या रखते हैं, वॉल्यूम। लेकिन अगर कोई बोलेगा एरियल डेंसिटी निकालो तो क्या करेंगे, मास बाय एरिया कर देंगे। देखिए डेंसिटी का दो डिफॉल्ट मीनिंग होता है। अगर कोई डेंसिटी बोल रहा है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा मास बाय वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी जैसे बोलेगा आपको आएगा मास डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी, दोनों आपके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन असली में डेंसिटी बहुत टाइप का होता है। अगर बोलेगा आप एरियल डेंसिटी निकालिए तो एरिया बाय मास बाय एरिया कर देंगे। लीनियर डेंसिटी पूछेगा तो मास बाय लेंथ कर देंगे। सिंपल डेंसिटी बोलेगा तो मास बाय वॉल्यूम, एरियल डेंसिटी बोलेगा तो मास बाय एरिया, लीनियर डेंसिटी बोलेगा तो मास बाय लेंथ करेंगे। लेकिन अगर सिंपल चार्ज डेंसिटी बोलेगा तो हम लोग लिखेंगे चार्ज बाय वॉल्यूम। अब बोलेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर बोलेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी तो इसमें तो सब कुछ मेंशन किया गया है। पहला चीज तो लीनियर वाला डेंसिटी निकालना है, किसका, चार्ज का। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, चार्ज बाय लेंथ लिखेंगे। अगला बोलेगा एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी बोलेगा तो क्या करेंगे, चार्ज बाय एरिया करेंगे। अगला अगर बोलेगा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, तो क्या करेंगे, चार्ज बाय वॉल्यूम। देखिए फिर से आपको इसका जो है थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए अगर कभी भी कोई भी डेंसिटी बोल देगा, अगर कभी भी कोई भी डेंसिटी बोला तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, मास बाय वॉल्यूम। अगर कोई बोलेगा कि लीनियर डेंसिटी तो क्या आएगा, मास बाय लेंथ। कोई बोलेगा एरियल डेंसिटी, मास बाय एरिया। लेकिन कोई बोलेगा
कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो मतलब चार्ज बाय लेंथ, लीन एरियल चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय एरिया। यहाँ वॉल्यूमेट्रिक, ये सिर्फ डेंसिटी बोला है तो क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी। अब बोलेगा कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज बाय वॉल्यूम, सिंपल, यही बात है। इतना समझ में आ गया। इसको लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए। अब एक एक करके लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, क्या है वो तो बता ही दिए, इसमें भी थोड़ा थोड़ा बता देते। देखिए, पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी बोलिए डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए एक ही बात है, उसको बोलते हैं लेमडा, डी नहीं। देखिए, एक सिंबल होता है लेमडा, एक सिंबल होता है लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा होता है चार्ज बाय लेंथ। तो लेमडा को क्या लिखेंगे, क्यू बाय एल। इसको आप लोग लिखिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी बता दिए क्या होता है, चार्ज बाय लेंथ। चार्ज डेंसिटी बोलिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, सेम बात है, इस लेवल पे सेम बात है। चलिए, हो गया। अगला देखते हैं। अगला है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस यानी कि, सरफेस यानी कि एरिया का बात कर रहा है, सरफेस यानी कि क्या, एरिया का ही बात कर रहा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं एक सिंबल से। जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे डिनोट करते थे, लेमडा से, उस तरह इसको करते हैं रो से। देखिए, इसको लिखा देते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं लेमडा, LAMBDA, लेमडा, लेमडा। इसका स्पेलिंग पे थोड़ा डाउट है, लेकिन ये सही है। हो गया। अब इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा। सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज बाय एरिया। सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू बाय ए। कैपिटल क्यू लिखिए, स्मॉल क्यू लिखिए, कोई बड़ा बात नहीं है, दोनों एक ही बात है। चलिए, अगला है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सेम ही बात है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को एक सिंबल से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं रो, रोने वाला रो, इसको बोलते हैं रो। तो रो होता है क्या चीज, क्या होगा बताइए तो आप लोग, चार्ज बाय वॉल्यूम। रो हो जाएगा क्यू बाय बी। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू लिखिए, कोई बात नहीं है, दोनों सेम चीज है। हो गया। देखिए, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। लीनियर डेंसिटी मास बाय लेंथ, एरियल डेंसिटी मास बाय एरिया। अब उसी तरह लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज बाय लेंथ, एरियल चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज बाय एरिया, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय वॉल्यूम। इसको लेमडा से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको रो से। हो गया। अब इसी को हम लिखा दिए अच्छे तरह से, इसको आप लोग लिख सकते हैं। ये सब तो हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। देखिए, फीलिंग नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज रॉड। देखिए, एक एक रॉड है जिस पे चार्ज दिया हुआ है प्लस प्लस, या फिर माइनस माइनस कुछ भी दिया हुआ है, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा। अगर मान लेते हैं इस पे क्यू कूलम चार्ज को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और इस रॉड का लेंथ जो है एल, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, क्यू बाय, कौन सा एल दिया, स्मॉल एल दिया तो स्मॉल लिखेंगे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाय एल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहा है, इसको आप लोग को याद करना है। एक फाइनाइट चार्ज रॉड को के मतलब एक फाइनाइट चार्ज रॉड के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कोई ना कोई पॉइंट पे। तो हम बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके द्वारा, फाइनाइट चार्ज रॉड के कारण। अब हम मान लेते हैं पी से जो है रॉड का दूरी डी है,
पी से रॉड का दूरी डी है। तो इस पॉइंट पी पे इस रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो क्या होगा आप लोग देखिए। देखिए मान लेते हैं कि इस लास्ट, देखिए ये पॉइंट पी जो है ना, ऊपर वाला एंड से मान लेते हैं थीटा 1 एंगल बना रहा है और नीचे वाला एंड से थीटा 2 एंगल बना रहा है, ठीक। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रॉड के कारण लेमडा डी बाय एल, के लेमडा डी बाय एल साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, आप लोग को याद करना है। क्या होगा, पॉइंट बी पे इस रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के लेमडा बाय डी, नहीं के लेमडा बाय डी होगा, अच्छे से लिख देते हैं। तो इस पॉइंट पे फील्ड होगा के लेमडा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये क्या है, ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 इंटू 10⁹9। लेमडा क्या है, लेमडा तो अभी बताए हैं क्यू बाय एल। डी क्या है, डिस्टेंस, ये डी है, यही डी है, डिस्टेंस बिटवीन रॉड एंड पॉइंट बी। तो के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू ये होता है। लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। डी क्या है, डिस्टेंस। साइन थीटा 1 थीटा 2 क्या है, थीटा 1 है कि पी पॉइंट पे, पी पॉइंट से ऊपर वाला जो एंड है कितना एंगल बना रहा है, और थीटा 2 क्या है, पी पॉइंट से नीचे वाला एंड कितना एंगल बना रहा है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको याद करना है, के लेमडा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसको 4 बार बोलिए मेरे साथ, के लेमडा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, के लेमडा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, के लेमडा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन। इस तरह से आप लोग रट रट के याद कीजिए, याद हो जाएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला कुछ नहीं है, आपको अगर ये याद हो गया है ना तो सारा आसानी से बन जाएगा। देखिए दूसरा है कि सेमी इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, मतलब एक रॉड है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब उस पे चार्ज कितना यूनिफॉर्म है, प्लस प्लस मान लेते हैं। और वो रॉड जो है सेमी इनफाइनाइट है, इसका मतलब कि एक तरफ से जो है मतलब पूरा ऊपर कहाँ तक गया हमको पता नहीं है, और एक तरफ हमको फिक्स है, पता है कि यहाँ तक रॉड है। इनफाइनाइट रॉड मतलब क्या होता है कि ऊपर कहाँ तक गया हमको पता नहीं, और नीचे भी कहाँ तक गया हमको पता नहीं। फाइनाइट रॉड क्या होता है कि इसका लेंथ फिक्स है। सेमी इनफाइनाइट रॉड का मतलब होता है एक तरफ तो इनफाइनाइट है और एक तरफ फाइनाइट। फाइनाइट मतलब हमको पता है कहाँ तक है, तो मतलब हम इसको मान लेते हैं यहाँ तक हमको पता है कि एक रॉड यहाँ से शुरू हुआ है और ऊपर कहाँ तक गया है हमको नहीं पता है। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, देखिए डरने वाला बात नहीं है, सेम फॉर्मूला लगेगा, बताते हैं। देखिए मान लेते हैं एक डिस्टेंस डी पे हमको निकालना है और इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, के लेमडा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 होता है। अब एक बात बताइए, एक तो हम मान लेते हैं कि साइन थीटा 1 हमको पता है ये थीटा है, लेकिन साइन थीटा 2 तो हमको पता ही नहीं है। इस रॉड का ऊपर वाला एंड पता ही नहीं है कहाँ तक गया है, तो ऊपर वाला एंड से पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, एक तरह से 90 डिग्री एंगल बनाएगा ना। कहाँ तक गया हमको पता ही नहीं, ऊपर तक कहाँ मिलेगा पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं ये जो एंगल है थीटा 1 जो है 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट रॉड रहता दोनों तरफ तो दोनों थीटा 90 होता, लेकिन नीचे वाला फाइनाइट है, ऊपर वाला इनफाइनाइट है, ऊपर वाला हमको पता ही नहीं है कितना एंगल बनाएगा, तो 90 होता है। तो इसमें लिखेंगे तो के लेमडा बाय डी साइन 90 प्लस साइन थीटा 2 कितना है, थीटा है, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो के लेमडा बाय डी 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब आप लोग को ये याद नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला पिछले वाला का याद करना है, उसी में कितना एंगल होगा, थीटा कितना होगा, ये पुट करते जाना। ठीक, इसको लिखिए।
हम्म अगला केस है, यही केस है, यही है, मतलब क्वेश्चन यही है। सेमी इनफाइनाइट रॉड का ये पहला केस है। अब दूसरा केस बताते हैं। देखिए बहुत जगह क्या होता है कि डायरेक्ट लिखा देगा, रटवा देगा कि ऐसे ऐसे याद कर लो, लेकिन हम जो है पूरा अच्छे से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि याद करने का जरूरत नहीं पड़े। तो इसीलिए अच्छे से आराम से कॉपी पेन निकाल के बैठा कीजिए। देखिए अब कह रहा है कि ये सेमी इनफाइनाइट रॉड ही है, लेकिन इस पॉइंट लास्ट एंड से डी डिस्टेंस पे हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के लेमडा बाय डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। अब आप लोग खुद बताइए, इसी पॉइंट पे निकालना है, तो ये पॉइंट इस पॉइंट से कितना एंगल बना है, थीटा टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और थीटा वन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट से तो 90 एंगल बनेगा, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट क्या इनफाइनाइट है, और नीचे वाला पॉइंट तो यहीं पे है, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय डी साइन 90 प्लस साइन 0, क्योंकि ऊपर वाला थीटा वन 90 है और थीटा टू कितना है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय डी साइन 91 होता है, साइन 0 0 होता है, 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय डी। तो ये भी याद नहीं, कुछ याद नहीं करना है आपको, बस पहला केस याद करना है, इसको लिख लीजिए। सिर्फ आपको सिर्फ ये याद करना है, उसके बाद एंगल आप ध्यान में रखिए कितना एंगल होता है, ये बन जाएगा खुद ये सब। देखिए हर चीज याद करने वाला चीज नहीं होता, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, डर बैठ गया माइंड में कि फॉर्मूला रटना पड़ेगा। अरे भाई थोड़ा बहुत तो रटना पड़ेगा ना, लेकिन सारा चीज रटना नहीं होता है। हम क्या बताएं, इसको तुम लोग रट लो, इसको याद कर लो किसी तरह। किसी तरह क्या याद करने तो समझा ही दिए, लेमडा क्या होता है, के क्या होता है, डी क्या होता है, साइन थीटा वन थीटा टू क्या होता है, ये सब तो बता ही दिए। उसके बाद इसको तो नहीं याद करना, ये तो खुद मतलब ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर एंगल आपको पता है। नहीं पता है तो कैसे पता करना, ये हम सिखा ही दिए हैं कि इनफाइनाइट ऊपर, अगर ऊपर इनफाइनाइट है तो एंगल 90 होगा, नीचे कुछ है तो एंगल थीटा होगा। इस इधर ऊपर इनफाइनाइट है तो एंगल 90, नीचे यहीं पे तो एंगल क्या 0 होगा। ये सब आपको पता है, तो ये याद करने का जरूरत थोड़ी है, ये तो खुद निकल जाएगा। चलिए अगला है इनफाइनाइट चार्ज रॉड। मतलब ऐसा रॉड जो चार्ज है, चार्ज रॉड तो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज है, ऊपर से इनफाइनाइट है, मतलब ऊपर कहाँ तक गया हमको नहीं पता और नीचे कहाँ तक गया हमको नहीं पता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे पॉइंट पी पे हम फील्ड निकालेंगे, तो थीटा वन भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और थीटा टू भी 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय डी, साथ में बोलना है ताकि याद हो, के लेमडा बाय डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कम से कम देख के ही बोलिए, देख के भी एक दो बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। के लेमडा बाय डी साइन थीटा वन कितना है, 90 डिग्री, और थीटा टू 90, साइन 91 साइन 91 क्या हो जाएगा, के लेमडा बाय डी इंटू 1 + 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 के लेमडा बाय डी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड होता है 2 के लेमडा बाय डी। आप लोग इसको याद कर लीजिए, नहीं तो हम तो कहेंगे ये फॉर्मूला आपको याद है तो सारा बन जाएगा। क्लियर है, लिख लिया आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, मतलब एक रिंग है। रिंग समझते हैं, हाथ में जो पहना जाता है गोल गोल, या फिर चूड़ी वगैरह पहनती है औरत, तो वही रिंग। तो रिंग कह रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज, तो मतलब पूरा चार्ज। कह रहा है कि इसके कारण जो है हमको निकालना है क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ऐसा नहीं कि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो नहीं, सब के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है। मान लेते हैं इसका रेडियस जो है ए है, और यहां से एक्स डिस्टेंस पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाय, ये होता है। आप लोग को इसको याद रखना है, के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 क्या होता है, के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। एक्स क्या है, यहाँ से मतलब इसके सेंटर से जितना दूरी पे फील्ड निकालना है उसका दूरी है एक्स।
ए क्या है? रेडियस ऑफ रिंग। ए क्या है? रेडियस ऑफ रिंग। के क्या है? के क्या है? वही वाला के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ एक्स क्या है? पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाउंड। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है वही है एक्स। समझ में आ गया? के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा, मतलब कि एक्स पॉइंट पे कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। लेकिन मिनिमम कहाँ पे होगा और मैक्सिमम? मिनिमम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम कहाँ पे होगा? सबसे कम सेंटर पे होगा। सर्कल किसी भी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। लिख लीजिए। अगर ये मान लीजिए कोई रिंग है, यही रिंग देखिए, रिंग ऐसा, इसी को हम ऐसे करके दिखाए थे पिछला फिगर में। रिंग कैसा था? गोल ही रिंग था, लेकिन हम उसको ऐसे करके दिखाएं तो ऐसा दिख रहा है, क्योंकि हमको ये डिस्टेंस भी दिखाना था। ये फिगर जो है वही रिंग को हम ऐसे बनाए हैं, तो मतलब इसी रिंग के सेंटर पे जो है ना, सेंटर पे ओ पे इलेक्ट्रिक ई एट ओ जो है 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम कहाँ होगा? सेंटर पे। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, किसी भी एक्स पॉइंट पे निकालिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा। लेकिन एक्स को अगर 0 रखिए, एक्स को 0 रखेंगे, इसका मतलब सेंटर, सेंटर पे एक्स कितना है? 0 ही है ना। मतलब सेंटर से जितना दूरी जा रहे हैं उसी दूरी को हम एक्स बोले हैं। लेकिन सेंटर से तो 0 दूरी पे होगा सेंटर। हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से जितना दूर बढ़ेंगे उसको हम एक्स बोलेंगे। लेकिन हम बोल रहे हैं हम यहीं पे रहेंगे, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? 0 है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब एक्स कितना होगा? सेंटर पे 0 होगा। तो सेंटर पे एक्स 0 होगा, तो एक्स को 0 रखिए, तो ई एट सेंटर कितना होगा? के क्यू इंटू 0 बाय ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर पावर 3/2। अब किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल तो 0 ही आ जाएगा। तो मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0। सेंटर पे कितना आ जाएगा? 0। चलिए, ये तो हम जान लिए कि मिनिमम कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा। कितना होगा? 0 होगा। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा? ये इसका क्या है? रेडियस ए है। ए से अगर हम जाते हैं a/√2 डिस्टेंस आगे, या फिर a/√2 डिस्टेंस पीछे, तो मतलब +a/√2 या फिर -a/√2। अगर x का वैल्यू +a/√2 हो या फिर -a/√2 हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू a/√2 या फिर x इक्वल टू -a/√2। इसको जो है आप लोग लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, रुकिए कैसे क्या लिखना है हम बताते हैं। देखिए, पहले आप लोग को ये लिख लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रिंग के सेंटर, मान लीजिए एक रिंग है, ये गोल सा रिंग है। रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। अगर रिंग के सेंटर पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो 0 होता है। ये लिख लीजिए। रिंग के सेंटर पे ही देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब 0 से छोटा तो कुछ हो नहीं सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा। अब आप लोग बोल रहे होंगे 0 से छोटा तो माइनस होता है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी, उसका माइनस उतना नहीं देखा जाता है, बस 0 होता है मिनिमम।
अब मैक्सिमम कहाँ होगा, या तो प्लस ए बाय रूट टू पे जाए या फिर माइनस ए बाय रूट टू पे जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम कितना होगा वो भी निकाल के दिखा देते हैं। एक्स इक्वल टू ए बाय रूट टू पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। ई इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू इतना। तो अब ई का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो, के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3 बाय 2। अब इसमें एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, के क्यू ए बाय रूट टू बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ए बाय रूट टू का स्क्वायर पर पावर 3/2। तो क्या आएगा, के क्यू ए बाय रूट टू बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू पर पावर 3/2। ए स्क्वायर बाय रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय टू। तो अब देखिए के क्यू ए बाय रूट टू बाय टू ए स्क्वायर प्लस ए, टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू, ये समझ में आया? नीचे वाला का एलसीएम लिए है, पावर 3/2। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, के क्यू ए बाय रूट टू बाय 3 ए स्क्वायर बाय टू पर पावर 3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? इतना ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको ध्यान में क्या रखना है ये बताते हैं। इतना तो हो गया, बस आपको याद रखना है किसी भी एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इतना होता है। दूसरा रखना है कि मिनिमम कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है, और मिनिमम क्या होता है, जीरो होता है। तीसरा याद रखना है मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो एक्स इक्वल टू प्लस ए बाय रूट टू, यानी कि इधर ए बाय रूट टू पे जाइए या फिर इधर ए बाय रूट टू पे जाइए, यानी कि प्लस ए बाय रूट टू या फिर माइनस ए बाय रूट टू पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। बस इतना बात याद रखिए। अब मैक्सिमम कितना होता है तो ये निकाल सकते हैं। हो गया क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अगला चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये है क्या, पहले ये समझिए। मान लीजिए बहुत इनफाइनाइट, मान यानी कि अनंत से किस, देखिए हम लोग जो इस चैप्टर में रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, जैसे ही बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट तो आप समझ आइएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से मान लीजिए यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब बहुत दूर से एक क्यू चार्ज को लाने में हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। मान लेते हैं डब्लू वर्क करना पड़ा। समझिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, मान लीजिए कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा माने है। इस रीजन में किसी भी चार्ज क्यू को लाने से, कहां से लाने में, इनफाइनाइट से लाने में जितना वर्क करना पड़ा ना, उसी का निगेटिव को बोलते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे अभी फिर से बताइए। इनफाइनाइट से क्यू चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ा उसका निगेटिव वैल्यू को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी होता क्या पहले समझिए। इनफाइनाइट से किसी भी क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा उस वर्क का निगेटिव वैल्यू को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे तो पोटेंशियल एनर्जी किसी के लिए डिफाइन नहीं है, जनरली हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब पोटेंशियल एनर्जी किसका निगेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स का। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी उसी के लिए डिफाइंड हो जो फोर्स कंजर्वेटिव हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसीलिए इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए देखिए पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये डेल्टा का मतलब बता चुके हैं बेसिक वाला क्लास में, मतलब चेंज होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ऐसा लिख सकते हैं, एक मिनट रुकिए।
हम्म। अब इधर देखिए, अब पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को ही हम सिंपल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो क्यों होता है ये भी आपको बताते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब माइनस डब्ल्यू, तो यू कितना हो गया, माइनस डब्ल्यू हो गया। यही बात तो लिखा हुआ है। अब यू जीरो इनिशियल क्यों होता है, क्योंकि हम ये क्यू चार्ज को कहाँ से लाए, इनफाइनाइट से लाए। इनफाइनाइट पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान के चलते हैं, तो मतलब इनफाइनाइट से क्यू चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लाए, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना है, तो वही तो होगा यू। तो यू क्या होगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। आपको कुछ नहीं, इतना अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया। अगर आप 11th अच्छे से पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, तब तो ये सब आपको पता होगा। नहीं नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए थोड़ा बहुत। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, सिंपल याद ये रख लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में लाएंगे, तो जो वर्क करना पड़ा ना, उसी का निगेटिव वैल्यू होता है पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल बात है। इसको यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, देखिए। Electrostatics force is a conservative force. That's why we define electrostatic potential energy. पहले ये बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव, देखिए इसी नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको यू से डिनोट करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। पहला पॉइंट ये हो गया। हम बताए भी कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है। पीछे वाला नहीं समझ में आया तो बस आप इतना ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए उसी के कारण, मतलब इसीलिए जो है इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। इतना समझ में आ गया। अगला पॉइंट पढ़िए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये स्पेलिंग गलत है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Electrostatics potential energy is defined as negative work done by electrostatics force in moving the charge from reference point यानी कि infinite to the given point। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी होता है निगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। यही बात। अब क्या करना है, पहले आप ये पॉइंट लिखिए, इसको लिख लिए। उसके बाद जो है आप ये फिगर बना के वो पॉइंट लिखिए। ये फिगर बना के इसको बोलेंगे इनफाइनाइट। ये फिगर बनाइए, उसके बाद वो लिखिए। लिख लिए। अब जो है आप लोग इस पॉइंट को लिख लीजिए। हो गया। चलिए, अब अगला चीज है पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब अगला चीज है पोटेंशियल क्या होता है। जैसे देखिए, पिछले क्लास में पहले क्या पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता था, कूलम फोर्स क्या होता था, K Q1 Q2/R² होता था। पिछले क्लास में पहले तो यही पढ़ाए थे ना, फोर्स क्या होता था, K Q1 Q2/R²। फिर क्या पढ़ाए थे, फिर पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होता था ना। इसको लिखते थे K Q/R²। दो चीज पिछले क्लास में पढ़ाए थे। अब आज तीसरा चीज है पोटेंशियल, और चौथा चीज है पोटेंशियल, सॉरी, तीसरा चीज है पोटेंशियल एनर्जी और चौथा चीज है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो तो समझा दे, लेकिन इसका फॉर्मूला पहले बताते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, यू से। यू क्या होता है, निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इस चैप्टर में हमारे पास कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसीलिए हम उसको क्या मानेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स मानेंगे, नहीं होता भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसीलिए उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। अब इस पोटेंशियल का वैल्यू होता है, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी का K Q1 Q2/R। इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2/R। सिंपल, K Q1 Q2/R। हो गया। इतना समझ में आ गया। अब अगला है पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, K Q1 Q2 अब चौथा है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी
एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं। भी होता है के क्यू बाय आर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, के क्यू बाय आर ही होगा। समझ में आ रहा है? देखिए सिंपल, अभी कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, हमको पता है, लेकिन तो पहले इसको लिखने दे, के क्यू बाय पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए फोर्स होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, नीचे में स्क्वायर है, नीचे में स्क्वायर है। लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, और पोटेंशियल एनर्जी होता है के क्यू वन क्यू टू बाय। इस चारों को एक साथ इसलिए लिख दिए क्योंकि चारों फॉर्मूला देखने में सेम जैसा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अब इसका नाम लिख देते हैं। एफ क्या है, फोर्स है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और भी है पोटेंशियल। ये चार अलग अलग नाम है। एफ क्या है, फोर्स। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। और भी क्या है, पोटेंशियल। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से बोलिए, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाय आर स्क्वायर। पोटेंशियल का के क्यू वन क्यू टू बाय, नीचे में सिर्फ आर आएगा। देखिए फोर्स और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, फोर्स में दो गो आर है और पोटेंशियल में एक ही आर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी में, सॉरी, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या अंतर है कि फोर्स में दो गो आर है और पोटेंशियल एनर्जी में एक आर है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या अंतर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी दो आर है और पोटेंशियल में एक आर है। अब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या अंतर है, फोर्स में दो गो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही चार्ज है। और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या चार्ज है, इसमें दो चार्ज है, इसमें एक चार्ज है। ये चार चीज सेम जैसा है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है तो, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। मानो होने का तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हम पे असर नहीं पड़े ना। फोर्स और फील्ड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोर्स फील्ड एक साथ पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ पढ़ा है। अब इस दोनों में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम बताएं कि फोर्स में दो आर है और पोटेंशियल में एनर्जी में एक आर है। क्लियर हो गया? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए। अब जो है पोटेंशियल निकालना है। एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है। अब इस पे क्यू चार्ज को ही ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर गया, इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो भी निकालना है, तो भी क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। आर इसका रेडियस है मान लेते हैं। एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, एक आर्क मतलब कि यानी कि एक आधा सर्कल का रिंग है, इस पे भी क्यू चार्ज है। इसके सेंटर पे हमको पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट ओ पे। पोटेंशियल एट ओ होता है के क्यू बाय, इसके भी पोटेंशियल एट ओ जो है ना, ये भी होगा के क्यू बाय आर ही। आर क्या है, इसका सेंटर का रेडियस, सेंटर से आर्क का लेंथ का डिस्टेंस है, रेडियस। सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है। पोटेंशियल सर्कल मतलब एक रिंग में भी के क्यू बाय आर होता है, एक आधा रिंग में भी के क्यू बाय आर ही होता है। अब क्यू क्या है, क्यू यही चार्ज है जो इस पे पूरा बिछाया गया है। आर क्या है, इसका रेडियस है। इसमें भी क्यू क्या है, चार्ज है पूरा बिछाया गया, और आर क्या है, रेडियस है। सिंपल। अब अगला एट सेंटर ऑफ हेमिस्फेयर। स्फेयर क्या होता है समझते हैं, गोला। जैसे फुटबॉल हो गया, वो स्फेयर है। हाथ में पहनने वाला चूड़ी क्या है, रिंग है। लेकिन फुटबॉल क्या है, स्फेयर है। आधा हेमी स्फेयर मतलब आधा फुटबॉल, आधा फुटबॉल मान लेते, इसका रेडियस आर है, और इस पे भी क्यू चार्ज जो है पूरा बिछाया गया है। तो इसका जो है पोटेंशियल होता है सेंटर पे के क्यू बाय आर। सिंपल। एट एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, एक रिंग है जिसपे चार्ज यूनिफॉर्मली पूरा बिछाया गया है। इसके इस डिस्टेंस पे एक्स पे निकालना है पोटेंशियल। इसका रेडियस मान लेते हैं आर है। तो इसका पोटेंशियल होगा के क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, इसको समझा देते हैं, बहुत आसानी तरीके से आपको समझाएंगे। पहले इसको लिख लीजिए, पहले इस पॉइंट को लिखिए, उसके बाद जो है आप लोग इसको लिखिए।
मतलब कि इसको रटना ही नहीं है नीचे वाला, ये सब तो आपको याद हो जाएगा, के क्यू बाय आर, के क्यू आर, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला ही होता है के क्यू बाय आर। के क्या है? वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? चार्ज है। आर क्या है? रेडियस है। यहाँ कौन छोटका आर है तो छोटका आर लिखेंगे, स्मॉल आर। आर क्या है? रेडियस है। सारा केस में जो है, हर केस में जो है के का मतलब क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? चार्ज। आर क्या है? रेडियस ऑफ रिंग। चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं हो रहा है तो इसमें भी सेम चीज लिख लीजिए। इस केस में भी के क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? चार्ज। आर है रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क। बस इसमें आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब एक अगला टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगला टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, लेकिन इसको कराने से पहले हम आप लोगों को पोटेंशियल पे कुछ क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब कि एक सिस्टम है ये, इसमें पहला क्वेश्चन, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पहला बात आपको ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले बात, पोटेंशियल एनर्जी का लिखते कैसे हैं? यू से। इसका फॉर्मूला आता है के Q1 Q2/R। आर क्या है? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। हम मान लेते हैं कि इसका बीच का डिस्टेंस ए है, तो ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर जो होता है उसका साइड का लेंथ क्या होता है? सेम होता है। एक साइड का लेंथ ए दिए, इसका मतलब सारा चारों साइड का लेंथ क्या होगा? ए होगा। अब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इस दोनों के बीच में 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 क्या होगा? और इस दोनों के बीच में। मतलब कि जितना पॉसिबल हो सकता है सबका पोटेंशियल एनर्जी निकाल के जोड़ देंगे। तो मान लेते हैं इसको Q1 मान लेते हैं, Q2, Q3 और Q4। तो अब पोटेंशियल निकालते हैं, पहले Q1 Q2 में, Q2 Q4 में, Q4 Q3 में, Q3 Q1 में, 1 4 में, 3 2 में। चारों का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पहला U1 मान लेते हैं के Q1 Q2/A। U2 कितना होगा? के Q2 Q4/A। U1 इसको मानते हैं, इस दोनों का सिस्टम को, इस दोनों का पेयर को U2 मान लेंगे, इस दोनों का पेयर को U3 मान लेते हैं। U3 क्या आ जाएगा? के Q3 Q4/A। और U4 कितना होगा? के Q3 Q1/A। अब U5 क्या होगा आप लोग खुद बताइए। Q1 Q4 इस दोनों के बीच का डिस्टेंस A नहीं होगा? हम पिछले चैप्टर मतलब बेसिक में हम लोग बताए थे कि अगर इस यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस A है, तो यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस होता है A√2। ये बता चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा
तो U5 क्या हो जाएगा, K Q1 Q4/A√2। और U6 कितना हो जाएगा, K Q2 Q3/A√2। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, U1 + U2 + U3 + U4 + U5 + U6। सबको जोड़ दीजिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन आएगा क्या, क्वेश्चन दिया रहेगा Q1 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू, Q3 Q4 सब का वैल्यू दिया रहेगा, के का भी वैल्यू दिया होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। के का क्या वैल्यू होता है हमको पता है, Q1 Q2 का वैल्यू दिया रहेगा, ए का वैल्यू दिया रहेगा, फोर का, मतलब सारा चीज का वैल्यू दिया रहेगा, तो आप एक कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें वैल्यू ही नहीं दिया हुआ तो कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, यही तक लाके छोड़ देंगे। इस क्वेश्चन को लिखिए, लिख लिए। अब अगला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इससे पहले एक और इसी में दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। इसी में दूसरा एक ट्रायंगल है। यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, और एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। इस दोनों के बीच का रेडियस डिस्टेंस ए है, इस दोनों के बीच का रेजिस्टेंस भी है, और इस दोनों के भी बीच का रेजिस्टेंस ए है। तो वही क्वेश्चन है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो कैसे निकलेगा, U क्या होगा, U1 + U2 + U3, क्योंकि तीन है, एक दो और तीन। ऐसा तो नहीं है कि इधर इसको इससे जोड़ी लगाना है, इसको इससे और इसको इससे, तीन के अलावा कोई और जोड़ी दिख भी नहीं रहा है। तो U1 कितना होगा, K Q Q/A। U2 कितना होगा, Q Q/A, K Q Q/A। U3 भी वही होगा, K Q Q/A। तो मतलब कि तीन बार है क्या, K Q Q/A। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 KQ² क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम समझ में आ गया। चलिए, अगला टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखिए, इक्वी नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल इक्वल हो। मतलब ऐसा सरफेस जिसपे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। और जहां पे भी पोटेंशियल इक्वल होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगला टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसको लिखाते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर द पॉइंट, दोज हैव क्या चीज, सेम पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर दैट पॉइंट, द पॉइंट हैविंग सरफेस हैविंग क्या चीज, सेम पोटेंशियल। ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उस सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, ये बात याद रखिए। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। मतलब कि इस सरफेस से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। दूसरा, दो बात याद कर ली। अब तीसरा देखिए, आप लोग वर्क एनर्जी पावर 11th का अच्छे से नहीं पढ़े हैं। जब मतलब आप लोग पढ़े होंगे तो हम तीसरा पॉइंट लिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़े होंगे समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप लोग अभी क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, और जब हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो बहुत आसान तरीका से, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट बस आप लोग ये लिख लीजिए कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसको मूव कराने में वर्क जीरो लगेगा। क्या जीरो होगा, वर्क। मतलब कि ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल सेम है तो उस पे हम चलेंगे ना तो वर्क नहीं लगेगा। वर्क डन, इसको लिख देते, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, लिख देते हैं, वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो।
मतलब कि देखिए, सिंपल हम आपको बताते हैं। वर्क क्या होता है? निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। वर्क क्या था? निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल ही सेम हो, तो उस सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगा। तो मतलब कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव वैल्यू वर्क होता है। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी और निगेटिव पोटेंशियल मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर है। तो मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो। सिंपल। अगर ऐसे लॉजिक से समझना है तो ऐसे समझ लिए, लेकिन पूरा फील लेना तो वर्क एनर्जी पावर पढ़ना होगा। दो चैप्टर जब कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। सिंपल क्या है कि किसी भी चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस में मूव करेंगे ना, तो उसका वर्क जीरो होगा। वर्क का फॉर्मूला होता है निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इक्वी पोटेंशियल दो सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है? सेम। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल दोनों बराबर है, तो बराबर चीज को घटाएंगे तो क्या होगा? जीरो होगा। तो वर्क जीरो आ जाएगा। सिंपल सा है, इससे ज्यादा लॉजिक नहीं लगाइए। समझ में आ गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस? अब जो है कुछ क्वेश्चन आप लोग को कराते हैं। देखिए, पहले आप लोग को बता देते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होता है। अगर कोई प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के चारों ओर एक सर्कल बना दीजिए। ये सर्कल का हर पॉइंट का, अच्छा बताइए, इसका रेडियस आर है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना होगा बताइए तो? के क्यू बाय आर, अगर इसका चार्ज प्लस क्यू है। इस इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना होगा? वी बी कितना होगा? के क्यू बाय आर ही, क्योंकि सर्कल है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर आर है तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस आर ही होगा। अच्छा, पॉइंट सी पे कितना होगा पोटेंशियल बताइए तो? वी एट सी कितना होगा? के क्यू बाय आर, क्योंकि सेंटर से सी का डिस्टेंस कितना? आर है। तो पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय। डी पे कितना होगा पोटेंशियल? पोटेंशियल एट डी कितना होगा? के क्यू बाय आर ही होगा, क्योंकि सर्कल है तो सबका रेडियस आर ही होगा। अब आप लोग बताइए, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, मतलब कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे तो सब जगह तो पोटेंशियल सेम होगा। इसीलिए इस सरफेस को हम लोग बोल देंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो अगर एग्जाम में पूछ देगा कि एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, तो आंसर देना है ऐसा होता है, यानी कि स्फेरिकल होता है, सर्कल नहीं होता है, स्फेरिकल। ऐसा तो हम बोर्ड पे बना है ना, ये आगे भी होगा पीछे भी होगा, तो मतलब पूरा गोल होता है। इसको हम अच्छे से बना देते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पहला है फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए ये सरफेस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, क्योंकि पॉइंट चार्ज से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होता है? सेम होता है। पॉइंट चार्ज का स्फेरिकल हो गया। दूसरा है लीनियर रॉड। मान लीजिए एक ऐसा रॉड है जिसपे चार्ज ऐसे ऐसे है, तो इस रॉड के चारों ओर पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक सिलेंड्रिकल होता है, ऐसा होता है। यहाँ से यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा, यहाँ से यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल और सेम। मतलब कि हर एक पॉइंट से इस दूरी पे सेम पोटेंशियल होगा। इसीलिए ऐसा शेप कैसा बना है? देखने में कैसा लग रहा है? सिलेंड्रिकल। इसीलिए लीनियर रॉड के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? सिलेंड्रिकल। सी वाई एल वाई एन टी आर आई सी ए एल, सिलेंड्रिकल। क्लियर हो गया? इसको पहले लिख लीजिए। पहले जो है आप इस बात को लिखिए, इस बात को लिखिए। हो गया? अब इस बात को लिखिए। हो गया? अब इस बात को लिखिए। हो गया? चलिए आगे। अब क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है, उसको करा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ इतना। मतलब एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज क्या होता है बताए थे? इसका फील्ड हम निकालने बताए थे। इसका फील्ड दिया हुआ है
18 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम इसका फील्ड है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे जो है, मतलब 1 मीटर की दूरी पे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इतना। तो लेमडा पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज। हम बताए थे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए और लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलिए लगभग सेम बात होता है। इस लेवल पे तो सेम ही बात होता है। तो अब बताइए कि ई दिया हुआ है, डी दिया है, लेमडा नहीं निकाल सकते हैं। और चार्ज कैसा दिया, इनफाइनाइट। तो हमको तो फाइनाइट का पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के लेमडा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब इनफाइनाइट रॉड में थीटा 1 भी 90 डिग्री होता है, थीटा 2 भी 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे साइन 90 रखेंगे प्लस साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा 2 k लेमडा बाय डी, ऐसा हो जाएगा। अब रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इक्वल टू 2 k लेमडा बाय डी होता है। E कितना दिया हुआ है 18 इंटू 10⁻11। ई होता है 2 k लेमडा बाय डी, किसके लिए, इनफाइनाइट रॉड के लिए। ई दिया हुआ 18 इंटू 10⁻11 इक्वल टू 2 के का वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10⁹ लेमडा हमसे पूछ रहा है और डी कितना दिया है 1 मीटर दिया हुआ है, देख लीजिए। ई दिया हुआ 18 इंटू 10⁻11, ई लिखे 18 इंटू 10⁻11 इक्वल टू होता क्या है 2 k लेमडा बाय डी। तो 2 का वैल्यू 2 होता है, k का वैल्यू इतना होता है 9 इंटू 10⁻11। लेमडा हमसे पूछ रहा है और डी कितना दिया हुआ है, देखिए 1 मीटर दिया हुआ है, डी की जगह हम 1 लिखेंगे, मीटर नहीं लिखते हैं क्योंकि सॉल्व करने वक्त जो यूनिट नहीं लिखते हैं, लास्ट में लगा देते हैं। अब देखिए 10⁻11 से 10⁻9 काटेंगे तो यहाँ 10⁻2 बचेगा, इतना तो कैलकुलेशन सबको पता होगा। 9 दूना 18, 18 से 18 कट गया, तो बचा कितना 10⁻2 यानी कि 100 बराबर लेमडा। तो लेमडा कितना आ गया 100 आ गया। सिंपल, देखिए एक लाइन का क्वेश्चन था, बस आपको पढ़ने में 1 सेकंड, मतलब 20-25 सेकंड पढ़ने में लगेगा, 10-15 सेकंड बनाने में लगेगा, मतलब 1 मिनट से पहले क्वेश्चन बन जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन है। देखिए कितना 100, 100 तो कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यहाँ 100 कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बार हम भी चेक कर ले, 18 इंटू 10⁻11 2 k लेमडा बाय डी। 18 इंटू 10⁻11 इक्वल 2 k लेमडा बाय डी। 9 से 2 बार में 9 9 18 कट जाएगा, 100 लेमडा, हाँ 100 ही आएगा। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में हम आप लोग को कराए थे, ये क्वेश्चन पिछले क्लास में कराए थे, यही सब क्वेश्चन है। हाँ, सारा क्वेश्चन जो है हम आप लोग को करा चुके हैं। तो मतलब कि पोटेंशियल तक खत्म हो चुका है। अब अगले क्लास में हम गॉस लॉ वगैरह पढ़ेंगे, और मतलब ये चैप्टर लगभग एक से, अगले क्लास में लगभग खत्म हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लगेगा तो एक क्लास और लगेगा, लेकिन अगले क्लास में ही ज्यादा चांस है खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर को आप लोग को अच्छे से कम करा दिए हैं, 2 लेक्चर हो चुका है, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। आप लोग करिए क्या, जितना भी क्वेश्चन क्लास में कराते हैं सबको कॉपी में लिखिए, जितना भी चीज लिखाते हैं सबको कॉपी में लिखिए। और क्वेश्चन जो हम क्लास में कराते हैं ना, आप लोग घर पे एक बार खुद से कीजिए, उससे क्या होगा कि आपको याद होगा, याद याद तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपको तरीका पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों से छूटे नहीं। तो अब आप लोग क्या कीजिए, हम तो अपना काम कर दिए, अच्छे से पढ़ा दिए, आप लोग अपना काम कर दीजिए। क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए, उसका भी सॉल्यूशन होगा। और शेयर कर दीजिए। सब देखिए अगला लेक्चर हम कल ही लाने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है जैसे वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक होगा, कोई भी चैनल वगैरह का, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप जो भी चैनल का होगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी लिंक जाता है। तो कोई भी तरह का आपको परेशानी नहीं होगा, बस आप लोग बेल आइकन दबा दीजिए, टाइम पे वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।